नमस्कार दोस्तों। 3 दिसंबर 1984 की रात जब पूरा भोपाल शहर गहरी नींद में सो रहा था, तभी एक खतरनाक गैस रिसाव ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। The enormity of the tragedy of Bhopal, India is becoming more apparent this morning. Authorities now say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday. यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक प्लांट से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव शुरू हुआ। ये गैस इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही घंटों में हजारों जिंदगियां खत्म हो गई और लाखों लोग जीवन भर की पीड़ा और शारीरिक विकलांगता के शिकार हो गए। इस त्रासदी में लगभग 15,000 से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि हजारों लोग अंधेपन और अन्य गंभीर बीमारियों का शिकार बने। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पहले 2 हफ्तों में करीब 8,000 लोग जान गंवा बैठे और आने वाले समय में गैस से संबंधित बीमारियों के कारण लगभग 8,000 और लोगों की मृत्यु हो गई। साल 2006 में सरकार द्वारा दाखिल किए गए एक हलफनामे के अनुसार इस त्रासदी से 5,58,125 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे, जिनमें से 2 लाख लोग 15 साल से कम उम्र के थे। इसके अलावा 33,478 लोग आंशिक रूप से प्रभावित हुए और उनमें से 3900 लोग इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुए कि वे पूरी तरह से विकलांग हो गए। भोपाल की शांत हवा में घुली इस जहरीली गैस ने हर गली, हर घर और हर सांस को जहरीला बना दिया। ये घटना न केवल औद्योगिक सुरक्षा की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक थी, बल्कि एक कॉरपोरेट लालच और लापरवाही का ऐसा उदाहरण है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये इंसानी इतिहास का एक ऐसा घाव है जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। हमने गैस खाई है तो हमारे बच्चों को भी उसका असर है। हमने देखा कि हम जा रहे हैं तो हमारे पेड़ों में इंसान आ रहे थे। अब बीत के हम गिरे तो हम भी गिरे। एक इंसान की मरने की कीमत केवल 25,000 है जमेला। भोपाल गैस त्रासदी से कुछ साल पहले यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन यूसीसी ने 1969 में भोपाल में अपना कीटनाशक प्लांट स्थापित किया। इस प्लांट में एमआईसी गैस का उत्पादन होता था, जो कीटनाशक बनाने के लिए आवश्यक थी। एमआईसी एक अत्यंत जहरीली और वोलेटाइल केमिकल है, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा और रखरखाव आवश्यक था। 1980 के दशक में प्लांट आर्थिक संकट में था और इस नुकसान को कम करने के प्रयास में कंपनी ने सुरक्षा प्रणालियों पर कटौती की। यहाँ रेफ्रिजरेशन यूनिट, गैस स्क्रबर और फ्लेयर टावर जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियां बंद कर दी गई। साथ ही कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी अपर्याप्त था और प्लांट का रखरखाव ठीक से नहीं हुआ। इस प्लांट में एमआईसी गैस स्टोर करने के लिए 3 भूमिगत टैंक थे, जिनके नाम थे E610, E611 और E619। इन भूमिगत टैंकों में E610 टैंक दुर्घटना की रात गैस रिसाव के लिए जिम्मेदार था, जिसमें करीब 42 टन एमआईसी भरी हुई थी, जो सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक थी। इसके अलावा E611 टैंक में भी एमआईसी गैस स्टोर की गई थी, लेकिन ये रिसाव में शामिल नहीं था। इसके अलावा जो तीसरा टैंक था E619, ये बैकअप टैंक के रूप में उपयोग होता था। इस घटना की शुरुआत होती है 2 दिसंबर की रात, जब टैंक E610 में पानी एक साइड पाइप के जरिए एंटर कर जाता है, जो कि पाइपलाइन को अनक्लॉग करने के प्रयास के दौरान हुआ। इस टैंक में अक्टूबर से लगभग 42 टन एमआईसी जमा थी और पानी के संपर्क में आने से टैंक में एक अनकंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई। इस रिएक्शन को दूषित पदार्थ, अधिक तापमान और जंग लगी पाइपलाइन ने और तेज कर दिया। रात करीब 10:30 बजे टैंक का दबाव सामान्य था, जो कि 14 किलो पास्कल था, लेकिन करीब 11 बजे तक यह दबाव 70 किलो पास्कल तक बढ़ गया। हालांकि वरिष्ठ कर्मचारियों ने इसे उपकरण की खराबी समझा और नजरअंदाज कर दिया। 11:30 बजे एमआईसी क्षेत्र के कर्मचारी गैस के संपर्क में आने से प्रभावित होने लगे और रिसाव की जांच करने लगे। इसके बाद 11:45 पर रिसाव की पुष्टि हुई और एमआईसी सुपरवाइजर को सूचना दी गई। हालांकि इसे चाय के ब्रेक 12:45 के बाद देखने का निर्णय लिया गया और कर्मचारियों को रिसाव की जांच जारी रखने के लिए कहा गया। इसके बाद 12:40 पर ब्रेक खत्म होने के तुरंत बाद टैंक E610 में ये रिएक्शन तेजी से खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। 5 मिनट के भीतर टैंक का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो गया और दबाव 280 किलो पास्कल तक पहुंच गया।
एक कर्मचारी ने देखा कि टैंक के ऊपर के कंक्रीट की पट्टी दरक गई है और आपातकालीन राहत वाल्व फट गया है। इस समय तक दबाव बढ़कर 380 किलो पास्कल हो गया था और जहरीली MIC गैस का वायुमंडल में रिसाव शुरू हो गया था। इस प्लांट में रिसाव को रोकने के लिए बनाए गए 3 मुख्य सुरक्षा उपकरण भी काम नहीं कर रहे थे। पहला रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, जिसे जनवरी 1982 में बंद कर दिया गया था, जिसके कारण टैंक का तापमान नियंत्रण में नहीं रह पाया। दूसरा था फ्लेयर टावर, जो गैस को जलाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन उसका पाइप हटा दिया गया था और यह रिसाव की मात्रा को संभालने के लिए अपर्याप्त था। तीसरा वेंट गैस स्क्रबर था, जो निष्क्रिय था और रिसाव को रोकने के लिए आवश्यक क्षमता नहीं रखता था। इसके बाद 45 से 60 मिनट के भीतर लगभग 3 टन MIC गैस वातावरण में फैल गई, जो 2 घंटे में 40 टन तक बढ़ गई। इस जहरीली गैस ने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भोपाल के रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। 12:50 पर UCIL के एक कर्मचारी ने गैस की अत्यधिक सांद्रता के कारण प्लांट का अलार्म बजाया। ये अलार्म 2 प्रकार के सायरन चालू करता था, एक प्लांट के भीतर और दूसरा जनता को चेतावनी देने के लिए। हालांकि 1982 में इन दोनों सायरनों को अलग कर दिया गया। प्लांट सायरन चालू था, लेकिन जनता को अलर्ट करने वाला सायरन कंपनी की नीति के अनुसार जल्द ही बंद कर दिया गया, ताकि मामूली रिसाव की स्थिति में जनता में डर न फैले। भोपाल के SP को रात 1 बजे जानकारी दी गई कि प्लांट के 2 किलोमीटर में चोला क्षेत्र के निवासी गैस रिसाव के कारण भाग रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने 1:25 और 2:10 के बीच UCIL से संपर्क किया, लेकिन जवाब मिला कि सब कुछ ठीक है। बाद में अस्पष्ट जानकारी के चलते हमीदिया अस्पताल को बताया गया कि रिसाव में अमोनिया शामिल है। इसके बाद बताया गया कि पॉज़जीन है और अंत में MIC गैस शामिल है। अस्पताल के कर्मचारी MIC के बारे में कुछ नहीं जानते थे और उनके पास इसका कोई एंटीडोट नहीं था। इस बीच रात 2 बजे टैंक E610 से गैस का रिसाव रुक गया था। 2:15 पर सार्वजनिक सायरन लंबे समय तक बजाया गया, जो पहले जल्दी ही बंद कर दिया गया था। इधर UCIL का एक कर्मचारी पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर रिसाव की पुष्टि करता है और साथ ही रिसाव के बंद होने की भी पुष्टि करता है। गैस रिसाव के तुरंत बाद भोपाल के चिकित्सा संस्थानों पर भारी दबाव आ गया। हजारों लोग एक साथ अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचने लगे, लेकिन ये अस्पताल इस आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। कुछ ही सप्ताह के भीतर राज्य सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए कई नए अस्पताल और चिकित्सालय खोले, साथ ही कई निजी संस्थान भी स्थापित किए गए। हालांकि सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में 70% से ज्यादा डॉक्टर कम प्रशिक्षित थे और इस तरह की रासायनिक आपदा के उपचार के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। इस वजह से पीड़ितों के इलाज में कई समस्याएं उत्पन्न हुई। इस त्रासदी ने भोपाल के एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त कर दिया था। प्लांट के आसपास के जल स्रोतों और मिट्टी में जहरीले रसायन फैल गए। बच्चों में जन्मजात विकृतियां, महिलाओं में गर्भपात की उच्च दर और अन्य दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिली। 2006 तक सरकारी हलफनामे में 5,58,125 लोग घायल घोषित हुए और 3900 लोग स्थायी रूप से विकलांग हो गए। चिकित्सा और पुनर्वास के प्रयासों में सरकार और कॉरपोरेट दोनों की बड़ी कमी रही। संभावना ट्रस्ट जैसी संस्थाओं ने पीड़ितों की मदद के लिए कई प्रयास किए, लेकिन पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं कर पाए। इसके बाद भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई, जिसने गैस त्रासदी के जीवित पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। ये सुविधा शुरू में 8 वर्षों के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन आज भी पीड़ितों के लिए उपलब्ध है। इस अस्पताल ने पीड़ितों की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस त्रासदी के घावों को भरने का प्रयास किया। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन और भारतीय सरकार के बीच कानूनी कार्यवाही तुरंत शुरू हो गई। मार्च 1985 में भारतीय सरकार ने भोपाल गैस रिसाव अधिनियम पारित किया, जिससे भारत सरकार को पीड़ितों का कानूनी प्रतिनिधि बनने का अधिकार मिला। इसके बाद कानूनी कार्यवाही शुरू की गई और प्रारंभिक मुकदमे US फेडरल कोर्ट्स में दायर किए गए। 17 अप्रैल 1985 को US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जॉन F कीनन ने सुझाव दिया कि मूलभूत मानवता के तहत यूनियन कार्बाइड को तत्काल पीड़ितों की सहायता के लिए 5 से 10 मिलियन डॉलर का भुगतान करना चाहिए और यह राशि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के माध्यम से वितरित की जा सकती है। इसके बाद यूनियन कार्बाइड ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया और 5 मिलियन डॉलर राहत को उसका प्रस्ताव दिया, लेकिन इसे भारतीय सरकार ने अस्वीकार कर दिया।
इसके बाद मार्च 1986 में यूनियन कार्बाइड ने एक समझौते का प्रस्ताव दिया जिसमें $350 मिलियन भुगतान करने की बात की गई थी। इसके बाद मई 1986 में अमेरिकन अदालतों ने मामले को भारतीय अदालतों में ट्रांसफर कर दिया। नवंबर 1986 में अमेरिकन कोर्ट ऑफ अपील्स ने इस फैसले को सही ठहराया, ये कहते हुए कि यूसीआईएल एक स्वतंत्र संस्था थी जो केवल भारतीय नागरिकों द्वारा भारत में संचालित और प्रबंधित की जा रही थी। भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और $3.3 बिलियन की मांग की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नवंबर 1988 में समझौता करने की सलाह दी और नए सिरे से शुरुआत करने को कहा। फरवरी 1989 में एक अदालत के बाहर समझौते में यूनियन कार्बाइड ने $470 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की और इसके बाद यह राशि तुरंत भुगतान की गई। 1990 के दशक में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने समझौते के खिलाफ अपीलों की सुनवाई की। इसके बाद अक्टूबर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने $470 मिलियन के मुआवजे को बरकरार रखा और किसी भी अन्य लंबित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने भारतीय सरकार को निर्देश दिया कि वो इस कंपनसेशन अमाउंट से 1 लाख पीड़ितों के लिए एक ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे और कंपनसेशन अमाउंट में किसी भी कमी को पूरा किया जाए। कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड और उसके सहायक यूसीआईएल से यह अनुरोध किया कि वे भोपाल में एक अस्पताल स्वेच्छा से फंड करें जो विशेष रूप से भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का इलाज करेगा, जिसका अनुमानित खर्च $17 मिलियन था, जिसे कंपनी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। साल 1991 में भोपाल के स्थानीय अधिकारियों ने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया, जिसमें मैक्सिमम 10 साल की जेल हो सकती थी। इसके बाद 1 फरवरी 1992 को भोपाल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एंडरसन को न्यायिक सुनवाई में उपस्थित नहीं होने के कारण भगोड़ा घोषित किया। इसके बाद भारत सरकार ने अमेरिका से एंडरसन के प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन अमेरिका ने लैक ऑफ एविडेंस का हवाला देकर इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद अक्टूबर 1993 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के उस फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें भारतीय पीड़ितों को अमेरिकन कोर्ट में मुआवजे के लिए याचिका दायर करने की अनुमति देने से इनकार किया गया था। 2004 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को शेष मुआवजा राशि को पीड़ितों को वितरित करने का आदेश दिया। इसके बाद सितंबर 2006 में भोपाल गैस पीड़ितों के कल्याण आयोग ने घोषणा की कि सभी मूल कंपनसेशन क्लेम्स और संशोधित याचिकाएं स्वीकृत कर दी गई थी। 2006 में न्यूयॉर्क शहर के सेकंड सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन केस में शेष दावों की खारिजी को बरकरार रखा। इसके बाद साल 2010 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के 7 पूर्व कर्मचारियों को लापरवाही से मौत का कारण बनने के लिए दोषी ठहराया गया। इन कर्मचारियों में शामिल थे केशव महिंद्रा, वीपी गोखले, किशोर कामदार, जे मुकुंद, एसपी चौधरी, केवी सेट्टी और एसआई कुरैशी। इन सभी को 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन ये सभी तुरंत जमानत पर रिहा कर दिए गए। इससे पहले 1999 में साहू वर्सेस यूनियन कार्बाइड एंड वॉरेन एंडरसन नामक एक यूएस फेडरल क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया गया था। इस मुकदमे में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की ओर से यूनियन कार्बाइड और कंपनी के पूर्व सीईओ वॉरेन एंडरसन के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में नागरिक उपायों की मांग की गई थी। मुकदमे में यह आरोप लगाया गया था कि गैस त्रासदी के परिणाम स्वरूप पीड़ितों को व्यक्तिगत चोटें, स्वास्थ्य समस्याएं और अन्य दीर्घकालिक प्रभाव झेलने पड़े थे। इसके अलावा मुकदमे में चिकित्सा की निगरानी की आवश्यकता और पीने के पानी की आपूर्ति की सफाई के लिए भी दावे किए गए थे, क्योंकि गैस रिसाव ने जल स्रोतों को भी प्रदूषित कर दिया था। ये मुकदमा अमेरिकन कोर्ट में दायर किया गया था क्योंकि आरोपित कंपनियों का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका था। हालांकि 2012 में इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया और दायर की गई अपील भी अस्वीकृत कर दी गई थी। 29 सितंबर 2014 को वॉरेन एंडरसन, जो उस समय 92 वर्ष के थे, उनका निधन हो गया। इसके बाद 14 मार्च 2023 को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे में वृद्धि की याचिका को खारिज कर दिया। भोपाल गैस त्रासदी की जिम्मेदारियों को लेकर 2 मुख्य तर्क सामने आते हैं, एक कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस और दूसरा एम्प्लॉय कॉन्स्पिरेसी। कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस के अनुसार यूनियन कार्बाइड ने सुरक्षा में निवेश करने से इनकार किया, जिससे प्लांट की स्थितियां खतरनाक बन गई। यहाँ प्लांट में सुरक्षा प्रणालियों का उचित रखरखाव न होने और कर्मचारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण त्रासदी का मुख्य कारण बना।
दूसरी ओर एम्प्लॉय कॉन्स्पिरेसी के तर्क में कहा गया है कि कर्मचारी ने जानबूझकर MIC टैंक में पानी डालकर त्रासदी को जन्म दिया। यूनियन कार्बाइड ने इस दावे का समर्थन करने के लिए ऑर्थन डी लिटल रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि एक एम्प्लॉय ने टैंक में जुड़ी मापक पोर्ट पर होज जोड़कर पानी टैंक में डाल दिया था और यही इस बड़ी त्रासदी का कारण बना। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भी इस प्लांट से निकलने वाले रसायन आज भी पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। जल स्रोतों में भारी धातुओं और जहरीले रसायनों का स्तर अत्यधिक बढ़ चुका है। साल 2010 में एक ब्रिटिश फोटो जर्नलिस्ट ने प्लांट में रिश्ते रसायनों की जांच की और गंभीर रेस्पिरेटरी रिएक्शन से ग्रसित हो गया। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने प्रदूषण की गंभीरता को उजागर किया और साफ सफाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की मांग की। इस गैस त्रासदी से पहले भी 1976 में भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट में प्रदूषण को लेकर 2 स्थानीय ट्रेड यूनियनों ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इन शिकायतों की अनदेखी कर दी गई। इसके बाद 1981 में एक भयानक घटना घटी जब एक कर्मचारी पाइपों की मरम्मत करते समय फॉस्जीन गैस के संपर्क में आ गया। घबराहट में उसने अपना गैस मास्क हटा दिया और बड़ी मात्रा में जहरीली गैस अंदर खींच ली। इससे 3 दिनों के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पत्रकार राजकुमार केसवानी ने प्लांट की सुरक्षा खामियों की गहराई से जांच की। उन्होंने अपने शोध को स्थानीय अखबार रपट में प्रकाशित किया और भोपाल के लोगों को चेतावनी देते हुए लिखा, जागो भोपाल के लोगों, तुम ज्वालामुखी के किनारे खड़े हो। कई उपन्यासों, फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज ने इस त्रासदी को अपने स्टोरी लाइन्स में शामिल किया। इंदिरा सिन्हा का एनिमल्स पीपल और अरुंधति रॉय का द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इस त्रासदी पर आधारित है। सक्रियता के क्षेत्र में सतीनाथ सारंगी जैसे कई स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता पीड़ितों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रीन पीस और अन्य NGO ने भी पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये भोपाल गैस त्रासदी हमें सिखाती है कि जब हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी को इग्नोर करते हैं और मुनाफे की दौड़ में इंसानियत और पर्यावरण को पीछे छोड़ देते हैं तो इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। आज भी ये घटना हमें याद दिलाती है कि मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हमें हमारी जिम्मेदारी समझाती है ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में कभी ना हो।